नेक्स्ट एपिसोड कई ले आई 200 लाइक का टारगेट है, कंप्लीट होता ही है मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगी। CH81 आग्नेय की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, मुझे मेरे पतिदेव के पास जाना है। अभी वरुण और अवनी हॉल में अपनी स्टडी पूरी कर रहे थे, तभी अचानक से अवनी के फोन पर कुछ नोटिफिकेशन आती है। पहले अवनी उसे इग्नोर करती है, पर जब बार बार उसका फोन नोटिफिकेशंस की वजह से बजने लगता है, तभी वरुण अवनी की तरफ देखते हुए उससे कहता है, अवनी एक बार देख लो कि कौन है जो तुम्हें इतने मैसेज कर रहा है, कहीं भाई तो नहीं। तभी अवनी अपना सिर हिलाते हुए वरुण से कहती है, भाई पतिदेव अभी मुझे कोई मैसेज नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं अभी स्टडी में बिजी रहती हूँ, तो वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तभी अवनी उसका फोन चेक करती है और अगले ही पल उसकी सांसें थम सी जाती है। अचानक से अवनी की आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है और उसके फेस पर पसीना आने लगता है। तभी अवनी के हाथ से उसका फोन नीचे गिरता है और इसी वजह से वरुण का ध्यान अवनी की तरफ जाता है, जो पहले अपने लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ ही देख रहा था। जब वो अवनी की हालत देखता है, वो खुद शॉक हो जाता है और झट से अपने लैपटॉप को साइड में रखते हुए अवनी की तरफ भागता है। तभी वरुण अवनी के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछता है, अवनी क्या हुआ बच्चा? तभी अवनी अपनी कांपती हुई उंगली से उसके फोन की तरफ इशारा करती है, जो अभी नीचे गिरा हुआ था, और अवनी अपनी डरी हुई आवाज में वरुण से कहती है, भाई वो फोन में वो। अवनी इतनी डरी हुई होती है कि वो वरुण को कुछ भी बता नहीं पाती। तभी वरुण कंफ्यूज होते हुए अवनी से पूछता है, क्या है फोन में? तभी वरुण अवनी का फोन उठाता है और उस चीज को देखता है जिसकी वजह से अवनी इतना डर गई थी। जब वरुण वो चीज देखता है, तब वो खुद भी पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है, नहीं अवनी, ऐसा नहीं हो सकता। भाई नहीं। तभी अवनी वरुण की तरफ देखती है और रोते हुए उससे कहती है, मुझे मेरे पतिदेव के पास जाना है। इसी के साथ अवनी बिना कुछ सोचे समझे बाहर की तरफ भागती है और उसे ऐसे भागते हुए देखकर वरुण भी अवनी के पीछे भागता है। अवनी पहले सोफे पर अपने पैरों को फोल्ड करके बैठी हुई थी, जिसकी वजह से उसने अपनी स्लीपर निकाल कर रखी थी। जब अवनी को मैसेज आते हैं, तभी अवनी सिर्फ फोन देखती है और फिर बिना अपनी स्लीपर पहने वैसे नंगे पैर ही बाहर की तरफ भागती है और वरुण भी उसके पीछे भागता है, हालांकि उसके पैरों में उसकी स्लीपर होती है। अवनी को तो इतना भी होश नहीं होता कि वो गाड़ी में बैठकर जा सकती है। वो बस भागते हुए मेन गेट की तरफ बढ़ती है। वहां मेन गेट पर जो गार्ड्स होते हैं, जब वो लोग अवनी को देखते हैं, तब वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। इस वक्त अवनी के पैरों में चप्पल नहीं थी और उसके बाल भी मेसी थे। अवनी अभी उसके क्रॉप टॉप और शॉर्ट में थी, बस रोए जा रही थी। अवनी को ऐसे देखकर वो लोग बहुत परेशान हो गए थे। तभी वरुण पीछे से गाड़ी लेकर आता है और अवनी की तरफ देखते हुए उससे कहता है, बच्चे कम इनसाइड, हम भाई के पास जा रहे हैं। तभी अवनी झट से आगे पैसेंजर सीट पर आकर बैठती है और वरुण को देखकर गार्ड मेन गेट खोलते हैं और वरुण निकल जाता है। अवनी रो रही थी और वरुण की भी बुरी हालत थी, पर उसे पता था कि अभी उसका अवनी को शांत कराना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। तभी वरुण अवनी का हाथ पकड़ते हुए अवनी से कहता है, अवनी रोना बंद करो, भाई बिल्कुल ठीक होंगे और उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। तभी अवनी रोते हुए वरुण से कहती है, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं मर जाऊंगी भाई। तभी वरुण अवनी की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ऐसी बातें नहीं करते बच्चा, तुम हमारी स्ट्रॉन्ग गर्ल हो एंड आई एम श्योर कि भाई को कुछ नहीं हुआ होगा। असल में अवनी के फोन पर एक वीडियो आई थी
जिसमें आग्नेय के गाड़ी का एक्सीडेंट होते हुए दिखाया था और फिर उस गाड़ी में अचानक से आग भी लग गई थी। पर ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई थी कि आग्नेय उस गाड़ी में था या नहीं, पर गाड़ी उसकी ही थी। ये वीडियो देखकर वरुण और अवनी बुरी तरीके से घबरा गए थे और अवनी की डर और चिंता की वजह से बुरी हालत हो रही थी। तभी वरुण उसका फोन निकालता है और उससे आग्नेय को फोन लगाता है, पर आग्नेय का फोन स्विच ऑफ बताता है। तभी वरुण मैक्स को भी फोन लगाता है, पर मैक्स भी अपना फोन नहीं उठाता, जिसकी वजह से वरुण थोड़ा चिढ़ जाता है और स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ मारते हुए कहता है, भाई का फोन स्विच ऑफ है और मैक्स भी फोन नहीं उठा रहा है। तभी अवनी की नजर कार में मौजूद गणपति बाप्पा की छोटी सी मूर्ति पर पड़ती है। तभी अवनी उनके आगे अपने हाथ जोड़ती है और रोते हुए उनसे कहती है, प्लीज बाप्पा मेरे पतिदेव को कुछ मत होने देना, वरना मैं भी नहीं रहूंगी। उन्हें सेफ रखना प्लीज। तभी वरुण भी मन ही मन बाप्पा से अपने भाई के सलामती के लिए प्रार्थना करता है। कुछ ही देर में वो दोनों सिटी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और अवनी बिना रुके सीधे हॉस्पिटल के अंदर भागती है। वरुण भी वहां अपनी कार पार्क करता है और वो भी अंदर जाता है। जब वरुण अंदर आता है तभी अवनी उसे कहीं नहीं दिखती, तो वो अवनी के लिए डर जाता है। तभी वो इधर उधर अवनी को ढूंढने लगता है, तो वही अवनी पागलों की तरह हॉस्पिटल में भाग रही होती है। अवनी भागते हुए सीढ़ियों से ही फर्स्ट फ्लोर पर आती है और वहां मौजूद सभी रूम के डोर पर लगे हुए मिरर से रूम में देखती है। अवनी ने तो रिसेप्शनिस्ट तक को नहीं पूछा, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से अपनी ही धुन में थी और उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। जब फर्स्ट फ्लोर पर भी अवनी को आग्नेय का कोई अता पता नहीं मिलता, तब वो वही सीढ़ियों पर से भागते हुए सेकंड फ्लोर पर जाने लगती है, तो वही वरुण अवनी को ढूंढ रहा होता है। जब अवनी सीढ़ियों पर से ऊपर भाग रही होती है, तब जल्दी जल्दी में उसका एक पैर दूसरे में अटक जाता है और वो गिर जाती है, जिसकी वजह से अवनी के घुटने में चोट लग जाती है। नीचे सीढ़ी पर गिरते ही अवनी दर्द से कराहने लगती है, पर वो रुकती नहीं और फिर से उठती है और ऊपर की तरफ भागती है। अवनी सेकंड फ्लोर पर आकर वैसे ही रूम के डोर पर लगे हुए मिरर से रूम के अंदर देख रही थी, पर उसे आग्नेय के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अवनी धीरे धीरे करके अपना सब्र खोती जा रही थी और उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो वही अपने घुटनों पर बैठती है और किसी बच्चे की तरह सुबक सुबक कर बुरी तरह से रोने लगती है। अवनी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उसे देख रहा है और उसे ऐसे देखकर क्या सोच रहा है। उसे सिर्फ उसके पतिदेव से फर्क पड़ रहा था, जिसका कोई अता पता नहीं था। अब तक अवनी ने रो रो कर अपना बुरा हाल बना लिया था। उसका दूध सा सफेद चेहरा रोने की वजह से पूरा लाल हो चुका था और अवनी की आंखें तो ऐसे लग रही थी मानो उनमें खून उतर आया हो। अवनी के बाल पूरे उसके आंसुओं से भीगे हुए चेहरे पर आकर उससे चिपक रहे थे। उसके एक घुटने में चोट लगी थी, जिससे खून निकल रहा था और उसके पैरों में भी उसकी चप्पल नहीं थी, जिससे अवनी के पैरों में थोड़ी सी डस्ट लगी हुई थी। जब अवनी रो रही होती है तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है, अवनी मैम। उस आवाज को सुनते ही अवनी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो पीछे मुड़कर देखती है, जहां मैक्स खड़ा होता है। मैक्स को देखते ही अवनी उठने की कोशिश करती है, पर उसके पैरों में अभी कोई जान नहीं होती, जिसकी वजह से वो फिर से गिरने वाली होती है। पर सही वक्त पर मैक्स अवनी को पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। तभी अवनी मैक्स का हाथ पकड़ते हुए अपनी रोती हुई आवाज में उससे पूछती है, मैक्स ब्रो मेरे पतिदेव कहाँ है? वो
वो ठीक तो है ना? "म- मैंने देखा उस वीडियो में। प्लीज बोलिए ना वो कहाँ है? मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज बोलिए। इस वक्त अवनी की जो हालत थी उसे देखकर तो मैक्स का पत्थर जैसे दिल भी पसीज रहा था। उससे अवनी की ये हालत देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि मैक्स के लिए अवनी उसकी लिटिल सिस्टर की तरह ही थी। मैक्स अवनी को कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी वरुण वहां आता है और अवनी की तरफ देखते हुए उससे कहता है, मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था ना अवनी, फिर तुम अकेली कैसे आ गई? तभी अवनी वरुण की तरफ देखते हुए उससे कहती है, मुझे पतिदेव से मिलना है, उन्हें देखना है। तभी अवनी मैक्स की तरफ देखते हुए फिर से उससे पूछती है, ब्रो बोलिए ना वो कहाँ है प्लीज। अवनी मैक्स से ये सब कुछ पूछ ही रही थी और साथ में रो भी रही थी। जब से अवनी ने वो वीडियो देखा था तब से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लगातार रोने की वजह से अवनी का पूरा फेस अभी गर्म हो गया था, पर उसका रोना बंद नहीं हो रहा था और उसे ऐसे देखकर मैक्स और वरुण को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। इससे पहले कि मैक्स और वरुण में से कोई अवनी को कुछ कहता या फिर चुप कराता, उन दोनों अवनी और वरुण को उस शख्स की आवाज आती है जिसे देखने के लिए वो दोनों तड़प रहे थे, और अवनी तो पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। अवनी रो ही रही थी, तभी अवनी को पीछे से आग्नेय की आवाज आती है, जो पीछे से कीटन। वरुण कहता है। आग्नेय की आवाज सुनते ही वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं, जहां उन्हें आग्नेय खड़ा दिखता है और भगवान की कृपा से वो बिल्कुल ठीक होता है। उसे एक हल्की सी खरोच तक नहीं आई थी। आग्नेय को देखते ही जहां वरुण की जान में जान आती है, वहीं अवनी भागते हुए आग्नेय के पास आती है और फिर उसके सिर, माथे और हाथों को चेक करके ये देखने लगती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है। पर अवनी को आग्नेय की बॉडी पर कोई चोट, कोई कट नहीं दिखती। अवनी को ऐसे देखकर आग्नेय को बहुत तकलीफ होती है और तभी वो अवनी को अपनी बाहों में लेते हुए उससे कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ कीटन, तुम्हारी कसम मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। एक हल्की सी स्क्रैच भी नहीं आई है बेबी। प्लीज तुम शांत हो जाओ, और ये क्या हालत बनाकर रखी है तुमने अपनी? हम शायद अवनी को आग्नेय के मुंह से बस इतना ही सुनना था, तो जब आग्नेय अवनी को खुद के पूरी तरह से ठीक होने की बात बताना है, तब अवनी भी बेफिक्र हो जाती है और अगले ही पल वो अपने पतिदेव की बाहों में झूल जाती है। आग्नेय के गाड़ी की एक्सीडेंट वाली खबर ने अवनी को अंदर से पूरी तरह से दहला दिया था। आवाज आती है जिसे देखने के लिए वो दोनों तड़प रहे थे और अवनी तो पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। अवनी रो ही रही थी, तभी अवनी को पीछे से आग्नेय की आवाज आती है, जो पीछे से कीटन। वरुण कहता है। आग्नेय की आवाज सुनते ही वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं, जहां उन्हें आग्नेय खड़ा दिखता है और भगवान की कृपा से वो बिल्कुल ठीक होता है। उसे एक हल्की सी खरोच तक नहीं आई थी। आग्नेय को देखते ही जहां वरुण की जान में जान आती है, वहीं अवनी भागते हुए आग्नेय के पास आती है और फिर उसके सिर, माथे और हाथों को चेक करके ये देखने लगती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है। पर अवनी को आग्नेय की बॉडी पर कोई चोट, कोई कट नहीं दिखती। अवनी को ऐसे देखकर आग्नेय को बहुत तकलीफ होती है और तभी वो अवनी को अपनी बाहों में लेते हुए उससे कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ कीटन, तुम्हारी कसम मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। एक हल्की सी स्क्रैच भी नहीं आई है बेबी। प्लीज तुम शांत हो जाओ, और ये क्या हालत बनाकर रखी है तुमने अपनी? हम शायद अवनी को आग्नेय के मुंह से बस इतना ही सुनना था, तो जब आग्नेय अवनी को खुद के पूरी तरह से ठीक होने की बात बताना है, तब अवनी भी बेफिक्र हो जाती है और अगले ही पल वो अपने पतिदेव की बाहों में झूल जाती है। आग्नेय के गाड़ी की एक्सीडेंट वाली खबर ने अवनी को अंदर से पूरी तरह से दहला दिया था। भले ही वो सभी मामलों में बहुत मजबूत थी,
पर जब बात आग्नेय की आती थी तब अवनी कमजोर पड़ जाती थी, उसका दिल कमजोर पड़ जाता था। उस पर ये इतनी भयानक खबर सुनकर अवनी को बस हार्ट अटैक ही आने की देर थी और इस आधे घंटे में उस हंसती खेलती अवनी की हालत इतनी बुरी हो गई थी जो कोई सोच भी नहीं सकता था। आग्नेय के एक्सीडेंट की खबर से अवनी का दिल और दिमाग बुरी तरह से डर गया था, जिसकी ही वजह से अभी अवनी आग्नेय की बाहों में बेहोश हो चुकी थी। एपिसोड 82। इस वक्त अवनी इसी हॉस्पिटल के स्पेशल रूम में एडमिट थी और आग्नेय अवनी का हाथ पकड़कर वहां उसके पास बैठा हुआ था। वहीं वरुण और मैक्स भी उसी रूम में मौजूद सोफे पर बैठे थे। डॉक्टर अवनी को चेक करके गए थे और उन्होंने बताया था कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस और अचानक शॉक की वजह से अवनी बेहोश हुई थी। डॉक्टर ने अवनी के घुटने पर लगी हुई चोट की भी ड्रेसिंग कर दी थी और वो चोट बहुत ज्यादा गहरी नहीं थी, पर उसे ठीक होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। आग्नेय अभी अवनी की तरफ ही देख रहा था, तभी उसे वरुण की आवाज आती है। वरुण अपनी ब्लैंक आवाज में आग्नेय को बताता है, पता नहीं अवनी के फोन पर वो वीडियो किसने भेजा और उस वीडियो को देखकर मैं खुद इतना डर गया था भाई कि मैंने भी इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उस वीडियो को देखकर जब मैं खुद इतना डर गया था तो इस बेचारी पर उसका क्या ही इफेक्ट हुआ होगा। जब अवनी ने वो वीडियो देखा था भाई, तब ऐसे लग रहा था जैसे अवनी की पूरी बॉडी सुन्न पड़ गई हो। वो कुछ वक्त तक तो रिएक्ट भी नहीं कर रही थी और फिर जब वो अपने होश में आई उसे तो किसी भी बात का ध्यान नहीं रहा और वो बस बाहर भाग गई। अगर गेट खुला होता तो ये वैसे ही गेट के बाहर भाग जाती भाई। वरुण की बात सुनकर जहां आग्नेय की पकड़ अवनी के हाथ पर थोड़ी सी टाइट हो गई थी, वहीं मैक्स को भी बहुत बुरा लग रहा था। तभी वरुण आग्नेय को आगे बताता है, अवनी बस रोए ही जा रही थी और इसने मुझसे कहा भी कि अगर आपको कुछ भी हुआ तो ये मर जाएगी। मैं खुद देख पा रहा था, फील कर पा रहा था भाई। अवनी बहुत बुरे हाल में थी और मुझसे अवनी को वैसे देखा नहीं जा रहा था। यहाँ पर आने के बाद इसने मेरे आने तक का वेट नहीं किया और खुद आपको ढूंढने लगी। आप अगर थोड़ी देर और नहीं आते तो मुझे नहीं पता कि क्या होता। तभी आग्नेय अवनी की तरफ देखता है और उसके हाथ पर किस करता है, जो आग्नेय ने अपने दोनों हाथों में पकड़े रखा था। तभी वरुण आग्नेय की तरफ देखते हुए अपनी कंफ्यूज आवाज में उससे पूछता है, पर ये सब कुछ हुआ कैसे भाई? मतलब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट? तभी आग्नेय अपनी प्लेन आवाज में वरुण को बताता है, मैं ऑफिस में था और मेरी एक मीटिंग थी जिसके लिए मुझे बाहर जाना था। मैं बाहर उस मीटिंग में जाने के लिए निकल ही रहा था, पर तभी मुझे याद आया कि मैंने फाइल्स घर पर ही छोड़ दी। मैं फाइल लेने के लिए घर आ ही रहा था वरुण, पर ऑफिस में मेरी जरूरत थी, जिसकी वजह से मैंने ड्राइवर से कहा था कि वो जाकर फाइल्स लेकर आए, पर मुझे क्या पता था यार कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वो तो अच्छा हुआ कि गाड़ी का एक्सीडेंट होते ही ड्राइवर गाड़ी से बाहर की तरफ गिरा और फिर गाड़ी ब्लास्ट हुई, वरना वो बेचारा वहीं मर जाता। तभी वरुण आग्नेय की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, भाई अभी वो कैसा है? ज्यादा सीरियस तो कुछ नहीं है ना? तभी आग्नेय अपना सिर हिलाते हुए वरुण से कहता है, नहीं ज्यादा सीरियस नहीं है, बस सिर पर हल्की सी चोट लगी है और डॉक्टर ने कुछ दिन के लिए उसे रेस्ट करने बोला है। उसकी फैमिली है उसके साथ, डोंट वरी। तभी वरुण आग्नेय से पूछता है, उसे यहाँ लेकर कौन आया था भाई? तभी मैक्स आग्नेय को बताता है, वो कुछ लोग उसे यहाँ लाए थे और फिर उसके फोन में से हॉस्पिटल स्टाफ को आग्नेय सर का नंबर मिला तो उन्होंने सर को इन्फॉर्म किया और फिर हम यहाँ आए। तभी वरुण उन दोनों मैक्स और आग्नेय की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, यार मैंने आप दोनों को कितने फोन किए, पर भाई का फोन स्विच ऑफ था और मैक्स भी फोन नहीं उठा रहा था। अवनी की रो रो कर बुरी हालत हो गई थी, ये बहुत पैनिक कर रही थी। अगर इस चक्कर में अवनी के साथ कुछ हो जाता तो
कम से कम आप दोनों में से कोई एक मैसेज तो कर देता ना कि सब ठीक है। और आप आग्नेय ठीक हो भाई, पर नहीं, आप भी भूल गए। तभी आग्नेय वरुण की तरफ देखते हुए उससे कहता है, वरुण मुझे सच में इस बात का हल्का सा भी आइडिया नहीं था कि किसी ने मेरे जलते हुए गाड़ी का वीडियो अवनी को भेजा है। अगर मुझे थोड़ा सा अंदाजा भी होता ना तो मेरी कीटन की स्वेयर वरुण में सबसे पहले घर ही आता। हॉस्पिटल से मुझे फोन आने के बाद मेरा फोन भी बैटरी लो होने की वजह से स्विच ऑफ हो गया था, तो मैंने उसे ऑफिस में ही छोड़ा था और मैक्स का फोन आई डोंट नो। तभी मैक्स उसका फोन उसके पैंट की पॉकेट से निकालता है और फिर उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, साइलेंट पर था, सॉरी। तभी वरुण उन दोनों की तरफ देखता है और फिर अपनी थोड़ी चिढ़ी हुई गुस्से भरी आवाज में उन दोनों से कहता है, आप दोनों थोड़ा ध्यान रखते तो ये इतना सब नहीं होता। आप दोनों को शायद पता नहीं है, पर मैंने देखा है अवनी की हालत क्या हो रही थी और उसके साथ साथ मैं भी पागल हो रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे भाई को कुछ हो ना गया हो। बार बार भगवान से प्रे कर रहा था मैं। मेरी छोड़ो पर अवनी, यार इसकी जान गले में फंस गई थी। ये इतनी स्ट्रॉन्ग और बोल्ड है, इसका मतलब ये नहीं होता कि इसमें दिल नहीं है और इसे दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। तभी वरुण आग्नेय की तरफ देखते हुए उससे कहता है, अवनी के लिए आप इसकी पूरी दुनिया हो भाई, और अगर आपको जरा सा भी कुछ हो गया तो ये नहीं रह पाएगी। आप खुद ही देख लो, मतलब आपकी गाड़ी। सिर्फ आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट की न्यूज़ सुनकर अवनी की ये हालत हो गई है। वो खुद हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश पड़ी है, जबकि उस वीडियो में ये भी नहीं दिखाया था कि आप उस गाड़ी में थे भी या नहीं। फिर भी अवनी पर ये बात कितनी इफेक्ट कर चुकी है, तो आप ही सोचिए ना कि अगर आपको कुछ हुआ तो ये सच में मर जाए। तभी आग्नेय वरुण को रोकते हुए उसे कहता है, नहीं, कुछ नहीं होगा मेरी अवनी को। जब तक मैं हूँ तब तक इसे कुछ नहीं होगा और मेरी कीटन के लिए उसका पतिदेव भी अपने आप को कुछ नहीं होने देगा। हमारी जान एक दूसरे के अंदर बसती है वरुण, हमारी सांसें एक दूसरे से जुड़ी है। ऐसे में हमें कोई कैसे अलग कर सकता है? मेरी कीटन से उसके पतिदेव को कोई दूर नहीं कर सकता, मौत भी नहीं। वरुण बस उन दोनों की तरफ देखता है और मैक्स भी उन्हें ही देख रहा होता है। कुछ देर बाद अचानक से उस जलते हुई गाड़ी का वीडियो अवनी के आंखों बंद के आगे चलने लगता है और अगले ही पल वो पतिदेव कहकर चिल्लाते हुए उठकर बेड पर बैठ जाती है। आग्नेय अभी भी अवनी के पास ही बैठा हुआ था, तो वहीं मैक्स और वरुण भी उनके पहले की जगह पर ही बैठे हुए थे। तो जब अवनी अचानक से उठती है, वो तीनों घबरा जाते हैं और अवनी की तरफ देखते हैं। वहीं जब अवनी की नजर आग्नेय पर पड़ती है, तब वो फिर से उसके सिर पर और हाथों पर चेक करके देखती है कि उसे कोई चोट तो नहीं लगी हुई है। तभी आग्नेय अवनी को शांत कराने के लिए उसके चेहरे को अपने हाथों में लेता है और उससे कहता है, कीटन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है बेबी। तभी अवनी रोते हुए आग्नेय से कहती है, नहीं, तुम मुझे परेशान नहीं करने के लिए झूठ बोल रहे हो ना? तुम्हें लगी है पतिदेव, वरना तुम हॉस्पिटल में क्यों आते, और वो एक्सीडेंट तुम्हें लगी है। आग्नेय अवनी को समझा रहा था कि उसे नहीं लगी है, पर अवनी ये मानने के लिए रेडी ही नहीं थी। उल्टा वो और ज्यादा पैनिक कर रही थी, जिसे देखकर वो तीनों घबरा रहे थे। और तभी आग्नेय उन दोनों, वरुण और मैक्स, को कुछ इशारा करता है और अगले ही पल वो दोनों रूम में से बाहर चले जाते हैं। उनके जाते ही आग्नेय अवनी की तरफ देखता है, जो अभी भी पैनिक कर रही थी। तो अगले ही पल आग्नेय अवनी के सॉफ्ट होंठों को अपने गिरफ्त में ले लेता है, क्योंकि अभी आग्नेय के पास अवनी को चुप कराने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अवनी सच में बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी।
कुछ वक्त बाद अभी अवनी आग्नेय की गोद में बैठी हुई थी और उसका सिर आग्नेय के सीने पर था। आग्नेय अवनी के बिखरे हुए बालों को अपनी उंगलियों से संवार रहा था। आग्नेय ने अवनी को पूरा सच बता दिया था। पहले अवनी मानने को तैयार नहीं थी, पर फिर आग्नेय ने उसे समझाया था, जिसकी वजह से वो समझ भी गई थी। पर उस बेचारी के दिल में तो एक डर बैठ गया था और इसी वजह से वो अभी अपने पतिदेव से चिपकी हुई थी और उससे एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं हुई थी। वैसे अवनी का डर भी जायज था, मतलब आग्नेय ही वो इंसान था जिसने उसकी लाइफ में इतनी खुशियां भरी थी। हाँ, शुरू के कुछ दिन अवनी के लिए बहुत चैलेंजिंग रहे थे, पर कहते हैं ना कि टेस्ट के बाद उसके रिजल्ट अच्छे ही आते हैं। तो अवनी ने भी एक टेस्ट दिया था और जब उसका रिजल्ट लगा तब अवनी उस टेस्ट में फुल मार्क्स से पास हो गई थी। अभी उसकी लाइफ में कांटे नहीं पर फूल ही फूल थे और ये सब आग्नेय की वजह से हुआ था। आग्नेय ने ना सिर्फ अवनी को अपना प्यार दिया पर उसे अपने प्यार के साथ साथ परिवार भी दिया, जिसके लिए वो तरसती आ रही थी। आज अवनी के पास सब कुछ था जिसकी उसे जरूरत थी और ये सब कुछ आग्नेय की वजह से ही हुआ था, तो ऐसे में वो उस इंसान को कैसे खो सकती थी जिसने उसे इतनी खुशियां दी थी। अवनी के लिए आग्नेय को खोना मौत से भी बहुत भयानक था और शायद आग्नेय ये बात जानता था, इसी वजह से वो अवनी के लिए परेशान था। उसे अवनी के लिए एक डर सा लग रहा था। अवनी बहुत फ्री और बोल्ड थी, जिस वजह से उसके दिल और दिमाग में जो होता था वो किसी से छिप नहीं पाता था और ना ही अवनी वो छिपाती थी। जे अवनी के दिल में जो भी आता था उसे वो कर देती थी, ठीक उसी तरह अवनी के दिमाग और मुंह में जो आता था उसे वो बोल देती थी। शायद इसी वजह से अवनी की बातें बहुत से लोगों को सुई की तरह चुभती भी थी, पर उससे अवनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। जैसे अवनी का दिल साफ था, वैसे आग्नेय के मामले में उसका दिल कमजोर भी था। ऐसे में अगर उसके दिल में कोई डर बैठ गया तो बैठ गया, फिर उसे इतनी आसानी से अवनी के दिल से निकाल पाने का कोई चांस ही नहीं था। अभी तो आग्नेय को लेकर अवनी के दिल में एक डर सा बैठ गया था और इस डर को अवनी के दिल से निकालना मतलब चांद को धरती पर लाने जैसा ही होने वाला था। अब आगे आग्नेय अवनी की तरफ देखता है, जो अभी उससे चिपक कर बैठी हुई थी और वो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी आग्नेय अवनी की तरफ देखता है और उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, कीटन घर चले बेबी, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। तभी अवनी आग्नेय को टाइटली हग करते हुए उससे पूछती है, तुम भी मेरे साथ चलोगे ना परिदेव? मुझे अकेले नहीं जाना, प्लीज तुम भी चलो। तभी आग्नेय अवनी की बैक को रब करते हुए उससे कहता है, हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ घर चल रहा हूँ ना। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्योंकि मेरी कीटन तो घर में रहेगी। तो चलो हम घर चलते हैं। 3 एपिसोड 83। इस वक्त आग्नेय और अवनी उनके रूम में थे। वहीं वरुण, कुणाल, रोहन और श्रुति के साथ हॉल में बैठा हुआ था। अभी श्रुति रो रही थी और वो दोनों भाई रोहन और कुणाल भी चिंता में थे। तभी कुणाल वरुण की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, इतना सब हो गया और तूने हमें कुछ भी नहीं बताया यार, क्यों? इससे पहले वरुण उसके सवाल का कोई जवाब देता, श्रुति रोते हुए अपनी ब्लैंक आवाज में उनसे कहती है, अनी को जब पता चला होगा तब उस पर क्या गुजरी होगी, इसका अंदाजा हम में से कोई भी नहीं लगा सकता। जीजू को लेकर अनी बहुत सेंसिटिव है। भगवान ना करे, अगर उस गाड़ी में जीजू होते और उन्हें कुछ हो जाता तो अनी का क्या होता और उसे हम कैसे संभालते? वो तो पूरी तरह से बिखर जाती। तभी वरुण उन दोनों भाइयों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, श्रुति बिल्कुल ठीक कह रही है यार। जब अवनी ने वो वीडियो देखी तब वो पूरी पागल हो चुकी थी। मैं खुद उसे नहीं संभाल पा रहा था।
आज की उस भयानक सिचुएशन को देखकर मैं एक बात तो कंफर्म होकर कह सकता हूँ कि अगर भाई को कुछ हो गया तो अवनी खुद के साथ उल्टा सीधा कुछ कर बैठेगी। वो भाई के बिना रह नहीं पाएगी यार, बहुत मुश्किल हो जाएगा ये उसके लिए। अभी किसी के लिए ना सही पर अवनी के लिए भाई को उनका ख्याल रखना होगा। अवनी की जान भाई में और भाई की जान अवनी में है। तभी श्रुति वरुण की तरफ देखती है और उसका हाथ पकड़ते हुए उससे पूछती है, वरुण अभी अनी कैसी है और क्या मैं एक बार अनी से मिल सकती हूँ प्लीज। तभी वरुण श्रुति की तरफ देखता है और फिर उसके आंसू पोंछते हुए उससे कहता है, अवनी कैसी है? उसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है श्रुति। डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए बोला है और अभी भाई उसके साथ है। जब से अवनी को होश आया है तब से उसने भाई को एक सेकंड के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने दिया। उस एक्सीडेंट वाले हादसे की वजह से वो बेचारी बहुत ज्यादा डर चुकी है और अभी उसे किसी और की नहीं पर भाई की ही सबसे ज्यादा जरूरत है और अब भाई ही उसे संभाल सकते हैं। अभी वो अवनी को सुला रहे होंगे। उस बेचारी ने कुछ खाया भी नहीं, बस डरी हुई थी और किसी छोटे से बच्चे की तरह भाई से ही चिपकी हुई थी। वरुण की बात सुनकर उन तीनों को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है। तभी रोहन अपने फेस को रब करते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में वरुण से कहता है, जैसा तू बता रहा है उसे सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है यार। ये हमारी अवनी नहीं है। वो तो बहुत बोल्ड और स्ट्रॉन्ग है वरुण, पर जिस अवनी के बारे में तू अभी बता रहा है वो हमारी अवनी तो नहीं हो सकती। तभी अचानक से श्रुति जोरों से रोने लगती है जिसे देखकर वो तीनों भाई डर जाते हैं। तभी कुणाल श्रुति को हक करता है और उसकी बैक को रब करता है। श्रुति भी कुणाल की बाहों में रोने लगती है और वो दोनों भाई बस उन दोनों को ही देखते हैं, पर आज ना वो उन दोनों को चिढ़ाते हैं और ना ही वो उन दोनों पर हंसते हैं। तभी श्रुति कुणाल की बाहों में रोते हुए ही उनसे कहती है, मैंने बहुत मुश्किल से अनी को उसकी बुरी सिचुएशन से बाहर निकाला था। तुम लोगों को इस बात का हल्का सा भी आइडिया नहीं होगा कि जब मैं अनी से पहली बार मिली थी तभी वो किस हालत में थी और कैसे मैंने बड़ी दिक्कतों बाद उसे बाहर निकाला था। अभी वरुण की बातें सुनकर मुझे डर लग रहा है कि कहीं अनी फिर से। तभी कुणाल श्रुति की बात को बीच में ही रोकते हुए श्रुति से कहता है, नहीं श्रुति, अभी फिर से वैसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि तभी अवनी अकेली थी और उसके पास कोई भी नहीं था, पर आज उसके पास हम सब हैं, तुम हो और सबसे जरूरी भाई है। भाई के रहते उनकी कीटन को कुछ नहीं होगा और ना वो कुछ होने देंगे। जितना प्यार अवनी भाई से करती है ना श्रुति उससे कहीं ज्यादा भाई उससे प्यार करते हैं। अवनी के लिए भाई को अगर इस दुनिया को राख भी करना पड़े तो वो इसके लिए एक बार भी नहीं सोचेंगे। तभी वरुण भी कुणाल की बातों से सहमत होते हुए श्रुति से कहता है, कुणाल बिल्कुल ठीक कह रहा है श्रुति। जो आग्नेय सिंह राजपूत किसी को अपने आगे आंख उठाकर बात करने का मौका तक नहीं देता, वो अपनी छोटी सी बीबी की छोटी सी उंगली पर नाचता है। जिस आग्नेय को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और जो किसी के भी ऑर्डर फॉलो नहीं करता, उसके लिए उसके वाइफ की छोटी सी विश या फिर उसका सिंपल सा ऑर्डर भी उनके आग्नेय लिए उनका कमांड होता है। भाई अवनी के प्यार में इस तरह से कैद हो चुके हैं कि अब कोई चाहकर भी उन्हें अवनी के प्यार की कैद से आजाद नहीं करा पाएगा। खुद भाई भी नहीं, वो तीनों भी वरुण की इस बात से सहमत होते हैं। तभी अचानक से रोहन की नजर ऊपर जाती है और उसके मुंह से भाई निकलता है। रोहन को ऊपर देखता देखकर वो तीनों भी ऊपर की तरफ देखते हैं जहां उन्हें आग्नेय दिखता है जो अभी नीचे आ रहा था। आग्नेय के फेस पर अभी गहरी चिंता और आंखों में अजीब सा डर दिख रहा था। आग्नेय की ऐसी हालत देखकर उन चारों का डर और ज्यादा बढ़ रहा था।
तभी आग्नेय रोहन के पास आकर बैठता है और अपना सिर पीछे सोफे के हेड रेस्ट के ऊपर रखता है और अपनी आंखों को बंद करता है। तभी रोहन आग्नेय की तरफ देखता है और फिर अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में आग्नेय से पूछता है, भाई आप ठीक हो? और अवनी, वो कैसी है? अवनी के नाम का जिक्र सुनते ही आग्नेय अपनी आंखों को खोलता है जो लाल हो चुकी थी। तभी आग्नेय उन चारों की तरफ देखता है और फिर अपनी चिंता भरी आवाज के साथ रोहन को बताता है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है यार। वो सोने के लिए भी रेडी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से सुलाया है मैंने उसे। मुझे आज पहली बार इतना डर लग रहा है। मेरी कीटन जो हंसती खेलती थी, वो उस छोटे से हादसे की वजह से बहुत डरी हुई है। मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझसे जुड़ी हुई बात उस पर इतनी ज्यादा इफेक्ट कर जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आज लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं खुद को बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूं। इसी के साथ आग्नेय की आंखों से कुछ आंसू बाहर आते हैं। वैसे आग्नेय सिंह राजपूत कभी रोता नहीं था और आग्नेय की आंखों में आज तक किसी ने आंसू नहीं देखे होंगे सिवाय अवनी के। पर जब वो चारों आग्नेय की आंखों में आंसू देखते हैं, वो लोग भी शॉक हो जाते हैं। तभी श्रुति आग्नेय की तरफ आती है और फिर उसके पास बैठती है। तभी श्रुति पहले आग्नेय की आंखों से बहते हुए उसके कुछ आंसू पोंछती है और फिर उसका हाथ पकड़ती है। वो तीनों भाई बस उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। वही आग्नेय भी अभी श्रुति की तरफ ही देखता है। तभी श्रुति आग्नेय की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, आप रो क्यों रहे हो जीजू? आपको अभी रोना नहीं है। एक वक्त के लिए भले ही हम चारों कमजोर पड़ सकते हैं, पर आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपके ऊपर अनी की रिस्पांसिबिलिटी है। अभी अनी जिस हाल में है, उसे उस हालत से आप ही बाहर निकाल सकते हो और आपको ये करना ही होगा। अगर अनी फिर से डिप्रेशन में चली गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी जीजू, और इस बार वो उससे बाहर नहीं आ पाएगी। अभी आपको ही कुछ करना होगा जिससे उसके दिल में बैठा हुआ डर निकल जाए, नहीं तो हम हमारी हंसती खेलती नौटी अवनी को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। श्रुति की बातों को सुनते ही आग्नेय श्रुति से कहता है, नहीं श्रुति, मेरे रहते मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं मेरी अवनी को ऐसे चेंज नहीं होने दूंगा। फिर इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं वो करूं। आग्नेय अपनी बात को पूरी कर ही रहा था, पर तभी उन पांचों के कानों में अवनी की कानों को चिढ़ती हुई एक चीख सुनाई देती है। अवनी की चीख सुनते ही उन चारों के दिल तेजी से धड़कने लगते हैं, तो वही आग्नेय की सांसें थम सी जाती है। अगले ही पल वो पांचों ऊपर आग्नेय के रूम की तरफ भागते हैं। वही दूसरी तरफ आग्नेय अवनी के रूम में, आग्नेय बहुत मुश्किलों बाद अवनी को सुलाने में कामयाब हुआ था। जब आग्नेय को इस बात का पूरा यकीन हो जाता है कि अवनी गहरी नींद में सो चुकी है, तभी आग्नेय अवनी को अच्छे से कवर कर देता है और फिर उसके माथे पर किस करने के बाद रूम से बाहर और फिर नीचे हॉल में चला जाता है। आग्नेय के रूम से बाहर जाने के कुछ ही मिनट बाद अवनी, जो अभी गहरी नींद में थी, उसे फिर से वो वीडियो वाला सीन दिखाई देने लगता है। अवनी के दिल में अभी एक डर सा बैठ गया था जो उसे चैन से सोने तक नहीं दे रहा था। जब अवनी की बंद आंखों के आगे वो सीन बार बार रिपीट होने लगता है, तभी वो झटके से अपनी आंखें खोल लेती है। तब तक अवनी का ना सिर्फ फेस ही पर उसकी पूरी बॉडी भी पसीने से भीग जाती है। जब अवनी अपनी आंखें खोलती है, तभी वो सबसे पहले इधर उधर देखती है और आग्नेय को ढूंढती है। जब अवनी को आग्नेय कहीं नहीं दिखता, वो बहुत डर जाती है और अपनी ऊंची आवाज में पतिदेव पतिदेव कहकर चिल्लाने लगती है। नीचे वो पांचों भी अवनी की चीख सुनते हैं
और ऊपर की तरफ भागते आए तक जब वो पांचों अंदर रूम में आकर देखते हैं, तभी उनकी आंखों के आगे मौजूद वो नज़ारा देखकर उन लोगों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अभी अवनी बेड के एक साइड में किसी छोटे से बॉल की तरह खुद में ही सिमट कर बैठी हुई थी। अवनी के घुटने अभी उसके सीने के पास मुड़े हुए थे और अवनी का सिर उसके घुटनों पर था। अवनी अभी रो रही थी, जिसकी वजह से अवनी की पूरी बॉडी कांप रही थी। अवनी को ऐसे देखकर आग्नेय का दिल सैकड़ों टुकड़ों में बट रहा था। तभी आग्नेय अपने धीमे कदमों के साथ अवनी की तरफ बढ़ता है और फिर अवनी के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उससे कहता है, कीटन। आग्नेय की आवाज सुनते ही अवनी झट से अपना सिर ऊपर की तरफ उठाते हुए आग्नेय की तरफ देखती है, पर जब उन लोगों का ध्यान अवनी के फेस पर पड़ता है, तब वो शॉक हो जाते हैं। अवनी का फेस रोने की वजह से फूल चुका था और अभी उसकी आंखें और पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। जब अवनी आग्नेय को देखती है, अगले ही पल वो आग्नेय के गले में अपने दोनों हाथों को डाल देती है और उसे हग कर लेती है। आग्नेय भी झट से अवनी को अपनी बाहों में ले लेता है, पर तभी उसे कुछ महसूस होता है और उसकी आंखें डर की वजह से बड़ी हो जाती आइटिक। तभी आग्नेय अवनी को लेकर बेड पर बैठता है और अवनी की बैक को रब करते हुए उससे कहता है, शशश कीटन, मैं यही हूं ना तुम्हारे पास, तो तुम क्यों रो रही हो बेबी? देखो रोने की वजह से तुम्हें फीवर हो गया है, प्लीज चुप हो जाओ ना। फीवर का नाम सुनकर वरुण अवनी की तरफ आता है और उसके माथे को टच करता है। तभी वरुण उन तीनों, कुणाल, रोहन और श्रुति की तरफ देखते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में उन्हें बताता है, हाँ यार, अवनी को फीवर हो गया है और शायद थोड़ा ज्यादा ही फीवर है। वरुण की बात सुनकर श्रुति वहां से चली जाती है। एपिसोड 84। श्रुति नीचे जाती है और आग्नेय अवनी को लेकर बैठता है। अवनी आग्नेय को टाइटली हग किए हुए बस रो रही थी और उसका जो डर था वो अभी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अवनी को इस हाल में देखकर आग्नेय को काफी तकलीफ होती है और इसी वजह से अभी उसकी आंखों से भी पानी बहने लगता है। तभी आग्नेय अपने आंसू साफ करता है और उसकी गोद में सिमटी हुई अवनी की तरफ देखता है। आग्नेय अवनी के गाल को पकड़ते हुए उससे कहता है, कीटन तुम क्यों इतना डर रही हो? मैं यही हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारी स्वेयर बेबी। प्लीज रिलैक्स करने की कोशिश करो। आग्नेय अवनी को शांत कर रहा था, पर अवनी तो उसकी बात तक सुनने को रेडी नहीं थी। तभी विक्रम वहां आते हैं। असल में वो एक मीटिंग के लिए मुंबई से बाहर गए थे, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ जो कुछ भी हुआ उसकी भनक तक नहीं लगी, पर जैसे ही उनके कानों पर ये न्यूज़ आती है, वो अपनी बची हुई मीटिंग को अपने पीए के भरोसे छोड़ते हैं और वहां से तुरंत घर आने के लिए निकलते हैं। घर आने के बाद उन्हें नीचे श्रुति मिलती है, जो उन्हें सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर विक्रम को अवनी की बहुत चिंता होने लगती है। जब वो ऊपर आग्नेय अवनी के रूम में आते हैं, तभी उन्हें रूम में आग्नेय अवनी को लेकर बैठा हुआ दिखता है और वो तीनों भाई भी चिंता की वजह से वहां बेड पर ही बैठकर अपने भाई की तरफ देखते हुए दिखते हैं। तभी विक्रम आग्नेय की तरफ आते हैं और आग्नेय के पास बैठते हैं, जिसकी गोद में अवनी थी। विक्रम को देखते ही आग्नेय उनसे पूछता है, डैड आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी जुनेजा के साथ मीटिंग थी ना? तभी विक्रम पीछे से अवनी के बालों को सहलाते हुए आग्नेय से कहते हैं, मेरे लिए मेरे बच्चों से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा काम नहीं है। यहाँ मेरी बच्ची की हालत खराब है और मैं जाकर वहाँ अपनी मीटिंग देखूं कैसे? आग्नेय, मेरी एक मीटिंग अटेंड ना करने से मुझे उतना लॉस नहीं होगा जितना अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो होगा। मैं एक बार के लिए अपने बिजनेस में लॉस बर्दाश्त कर लूंगा, पर रिश्तों में नहीं। आग्नेय बस अपना सिर हिलाता है।
तभी विक्रम अवनी के माथे को टच करते हुए आग्नेय से कहते हैं, बच्ची को तो बहुत तेज बुखार है, तुमने डॉक्टर को कॉल किया था क्या? तभी वरुण पीछे से अपनी चिंता भरी आवाज में विक्रम को बताता है, नहीं डैड, हम नीचे ही थे। तभी हमने अवनी की चीख सुनी और फिर रूम में आकर देखा तो अवनी बेड पर ही एक साइड में किसी छोटे से बॉल की तरह सिमट कर बैठी हुई थी। उस हादसे की वजह से अवनी बहुत ज्यादा डरी हुई है डैड। तभी विक्रम उन तीनों भाइयों की तरफ देखते हुए उनसे कहते हैं, हम वो सब बाद में देखेंगे, पहले तुम तीनों में से कोई डॉक्टर को फोन करो। हाई फीवर है बच्ची को और गलती से ये अवनी के ब्रेन में चला गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो पहले फोन करो और उन्हें अभी अर्जेंटली यहाँ बुलाओ। तभी कुणाल अपना सिर हिलाते हुए अपना फोन निकालता है और उनके फैमिली डॉक्टर को फोन करता है। उतने में ही श्रुति एक ट्रे लेकर आती है जिसमें एक क्लीन कपड़ा और एक बाउल में आइस वाटर होता है। तभी विक्रम अपने जूते निकालते हैं और फिर अपने शर्ट के स्लीव्स की बटन खोलते हुए आग्नेय की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं, आग्नेय अवनी को सुला दो, उसका फीवर हमें कुछ भी करके कम करना होगा बेटा। तभी आग्नेय अपना सिर हिलाते हुए अवनी की तरफ देखता है जो अभी आग्नेय की सेकंड स्किन की तरह उससे चिपकी हुई थी। आग्नेय अवनी के बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, कीटन प्लीज लेट जाओ बेबी। तभी अवनी अपना सिरनामे हिलाती है और आग्नेय के टी शर्ट पर अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करते हुए आग्नेय से कहती है, नहीं मुझे नहीं लेटना, मेरे सोते ही तुम फिर से मुझे छोड़कर चले जाओगे, नहीं मुझे नहीं सोना। अवनी की बात सुनकर वहां अभी सबको चिंता हो रही थी। तभी विक्रम, जो उनके शर्ट की स्लीव्स को उनकी कोहनी तक फोल्ड कर रहे थे, वो पहले अवनी और फिर उन सब की तरफ देखते हैं जो अभी बहुत चिंता में थे। तभी विक्रम पीछे से अवनी के बालों पर किस करते हुए उससे कहते हैं, बेटा तुम मेरी बात मानोगी और तुम डैड के ऊपर ट्रस्ट करती हो ना? तभी अवनी विक्रम की तरफ देखती है और सिर्फ अपना सिर हिलाती है। तभी विक्रम अवनी के सिर पर अपना हाथ रखते हुए उससे कहते हैं, तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारा आग्नेय तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, मैं खुद उसे कहीं भी नहीं जाने दूंगा। तुम बस लेट जाओ बेटा, देखो कितना बुखार हो गया है तुम्हें। चलो डैड की ये छोटी सी बात तो मानेगी ना उनकी प्रिंसेस? अवनी फिर से अपना सिर हाँ में हिलाती है और फिर विक्रम अवनी को बेड पर सुलाते हैं। अवनी बेड पर लेट जाती है और अपना सिर आग्नेय की गोद में रख देती है और अपने दोनों हाथ में आग्नेय का एक हाथ कसके पकड़ लेती है। तभी आग्नेय अवनी के लावे जैसे तपते हुए माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ बेबी, तुम्हें छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं। तभी विक्रम उस ट्रे को अपने पास रखते हैं और फिर उस कपड़े को बर्फ वाले पानी में डुबोते हैं और उस कपड़े को निचोड़कर उसमें का सारा पानी निकाल देते हैं और वो ठंडा कपड़ा अवनी के तपते हुए माथे पर रखते हैं। जैसे ही वो कपड़ा अवनी के माथे से टच होता है, 1 मिनट के लिए वो सहम जाती है पर फिर थोड़ी रिलैक्स होती है। विक्रम ये प्रोसेस अवनी का फीवर कम करने के लिए करते हैं पर अवनी का फीवर कम होने का नाम ही नहीं लेता, जिसकी वजह से अभी विक्रम को भी चिंता होने लगती है। बुखार की वजह से अवनी को ठंड लगने लगती है और वो कांपने लगती। आइटिक अवनी को ऐसे कांपते हुए देखकर आग्नेय अपनी डरी हुई और चिंता भरी आवाज में उससे पूछता है, कीटन तुम इतना काम क्यों रही हो? ठंड लग रही है तुम्हें? तभी अवनी आग्नेय के हाथ को हक करते हुए अपना सिर हिलाती है और रोहन अवनी की बॉडी पर 2 भारी वाली ब्लैंकेट डालता है। तभी वहां डॉक्टर आ जाते हैं और वो सबको रूम से बाहर जाने के लिए कहते हैं पर अवनी आग्नेय को नहीं छोड़ती, तो डॉक्टर वैसे ही अवनी को चेक करते हैं। जब वो डॉक्टर अवनी को बुखार उतरने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं तभी आग्नेय अवनी का फेस दूसरी तरफ टर्न कर देता है और उसी इंजेक्शन की वजह से अवनी सो जाती है।
अवनी के सोने के बाद वो सब भी अंदर आते हैं और विक्रम डॉक्टर से पूछते हैं, हरीश डॉक्टर, बच्ची का फीवर कम तो हो जाएगा ना, और इसके दिल में अभी एक डर बैठा हुआ है, उसका क्या करे यार। वैसे ये डॉक्टर उनके फैमिली डॉक्टर और विक्रम के फ्रेंड भी थे। तभी हरीश पहले अवनी और आग्नेय की तरफ देखते हैं, फिर उन चारों वरुण, रोहन, कुणाल और श्रुति की तरफ देखते हैं और लास्ट में विक्रम की तरफ देखते हैं। हरीश को उन सभी के चेहरे पर चिंता दिखती है, पर आग्नेय के चेहरे पर उन्हें अवनी के लिए चिंता तो दिखती ही है, पर साथ ही साथ एक डर भी दिखता है। तभी वो विक्रम की तरफ देखते हुए अपनी सीरियस आवाज में उनसे कहते हैं, देख यार, ये अवनी मेरी भी बच्ची जैसी है और मैं तुझे या फिर यहाँ मौजूद किसी को भी झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे झूठ से कोई फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान ही होगा। बच्ची की हालत अभी थोड़ी चिंता वाली ही है। हरीश की बातें सुनकर आग्नेय बुरी तरह से डर जाता है, तो वही श्रुति अपना सिरना में हिलाते हुए कुणाल का हाथ पकड़ लेती है। कुणाल भी श्रुति को साइड हक करता है। वहीं विक्रम की भी चिंता बढ़ जाती है और वो उनके दोस्त से कुछ पूछने ही वाले होते हैं कि तभी आग्नेय अपनी डरी सहमी सी आवाज में हरीश से पूछता है, चिंता वाली से आपका क्या मतलब है अंकल? मेरी कीटन बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ भी नहीं हुआ है ना। तभी हरीश आग्नेय की तरफ देखते हैं और अपनी चिंता भरी आवाज में उससे कहते हैं, चिंता वाली बात तो है आग्नेय, आज जो भी अवनी ने देखा है उस बात ने, या मैं ये कहूँ कि उस चीज ने बच्ची को बहुत बुरी तरह से ट्रिगर किया है। उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट अवनी के दिमाग पर हुआ है। शायद इसी का रिजल्ट है जो उसके दिल में अभी डर बनकर बैठा हुआ है। ये बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है और अभी आप लोगों को, स्पेशली आग्नेय को, जो भी करना है वो सब करने से पहले तुम्हें उसके रिजल्ट्स के बारे में सोचना होगा। तुम्हें ये भी सोचना होगा कि उस बात का अवनी पर क्या इफेक्ट होगा। वो सब लोग अभी हरीश की बातों को बहुत गौर से सुन रहे थे। वही आग्नेय उनकी बात सुन तो रहा था, पर उसका पूरा ध्यान अभी अवनी पर ही था। तभी हरीश अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए उनसे कहते हैं, अभी के लिए इस बात का ध्यान रहे कि आप में से कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिससे अवनी पैनिक करने लगती है। तभी वो आग्नेय की तरफ देखते हुए उससे पूछते हैं, आग्नेय, अवनी सबसे ज्यादा तब घबरा जाती है जब तुम उसके पास नहीं होवे, मतलब वो तुम्हारे दूर जाने वाली बात से इतनी डर रही है, और शायद यही वो असली वजह से जिससे अवनी ऐसे ट्रिगर हो रही है, राइट? तभी आग्नेय अपना सिर हिलाते हुए हरीश से कहता है, हाँ अंकल, अभी आधे घंटे पहले मैं इसे सुलाकर बस नीचे हॉल में ही गया था और जाने से पहले मैंने इस बात का पूरा ध्यान भी रखा था कि ये अपनी गहरी नींद में हो और इसकी नींद ना खुले, पर पता नहीं कैसे तो इसकी नींद खुल गई और मुझे रूम में नहीं देखकर अवनी चिल्ला रही थी। जब हम इसकी आवाज सुनकर ऊपर आए तब हमने देखा कि ये बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी और खुद में ही सिमट कर बैठी हुई थी। जब मैं इसके पास आया तब से लेकर अब तक ये मुझे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। आप अभी भी देख लो, ये सोई हुई है, पर इसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। तभी हरीश आग्नेय की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, अभी तुम इससे दूर भी नहीं जा सकते आग्नेय, क्योंकि अभी जब तक बच्ची उस हादसे वाली स्टेट से बाहर नहीं आती तब तक के लिए तुम्हें बहुत अलर्ट रहना होगा। तभी श्रुति अपनी रोती हुई आवाज में हरीश से पूछती है, अंकल, अवनी पूरी तरह से उस हादसे में से बाहर कब तक आएगी और उससे अवनी की मेंटल हेल्थ पर तो कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा ना? वो पहले की तरह हंसती खेलती हो जाएगी ना? श्रुति के ये सवाल सुनकर हरीश उसकी तरफ देखते हैं और फिर अपनी छोटी सी स्माइल के साथ श्रुति से कहते हैं, हाँ बेटा, अवनी उस हादसे में से बाहर तो आएगी, पर उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही। अवनी को उस हादसे में से बाहर लाने के लिए आप सबको भी उसकी हेल्प करनी होगी और ये सब कुछ एकदम से नहीं, पर धीरे धीरे ही होगा। एक बार अवनी उस हादसे में से बाहर आ जाए
तब वो फिर से अपने ओल्ड सेल्फ में वापस भी आ जाएगी। पर अभी के लिए आप सबको बच्ची के साथ बहुत सब्र के साथ काम लेना होगा। अगर आप लोगों ने इसके दिमाग पर किसी भी चीज को लेकर हल्का सा प्रेशर भी दिया तो बनती बात बिगड़ने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी, और इस बात के पूरे चांसेस भी हैं कि अवनी की हालत पहले से ज्यादा खराब हो। तो सिर्फ सब्र और शांति से काम लेना होगा।